प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर के प्रांगण से कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का आह्वान करता हूँ। आओ हम सभी मिलकर के एक साथ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका की जानकारी करें। जैसा कि पूर्व में PDF के द्वारा और कोशिका के चित्र के द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है कि कोशिका का निर्माण होता कैसे है, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो कोशिका एक सुई के पिछले हिस्से के बराबर होती है, उसके भागों की जानकारी और उसके आकार की जानकारी नाल तथा रुस्का द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की गई। और भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका के भिन्न भिन्न अंगों की जानकारी दी है और उसके कार्यों का स्पष्टीकरण किया है। अब आइए हम लोग देखें कि कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे पादप कोशिका हम ले लें, पादप कोशिका तो बच्चों इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और बच्चों इसका दूसरा पार्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बच्चों PDF में कोशिका भित्ति के अंग्रेजी, जीव द्रव्य के अंग्रेजी। और अगला पार्ट हम लिखने जा रहे हैं रिक्तिका। शब्द की अंग्रेजी शब्दों की जानकारी आपको दी जा चुकी है। इस कारण ऐसे अंगों के अंग्रेजी पुनः बार बार हम नहीं लिखना चाहते हैं। आप स्वयं PDF के द्वारा, चित्र के द्वारा उसका अध्ययन करें। और देखो, जैसे कोशिका भित्ति है, यह पादप कोशिका में केवल पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। बच्चों इसके 3 भाग होते हैं। ये प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, और इसका दूसरा भाग है द्वितीयक भित्ति। और इसका तीसरा भाग है तृतीयक। जैसा कि चित्र में भी अंकित किया गया है, 3 परतों की यह कोशिका भित्ति बनी होती है। प्राथमिक भित्ति बच्चों जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। PDF में आप पढ़े होंगे, पुनः पढ़ेंगे, सेलुलोज की बनी होती है। और द्वितीयक भित्ति जो है ये सेलुलोज तथा लिग्निन की बनी होती है। और तृतीयक भित्ति जो है ये सूखे प्रोटोप्लाज्म की बनी, सूखे प्रोटोप्लाज्म की बनी। इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस कोशिका भित्ति के नीचे एक दूसरी लेयर या झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहते हैं कोशिका कला। कोशिका कला, इसको अंग्रेजी में बच्चों दर्शाया गया है चित्र में, PDF में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानकारी निकल्सन तथा सिंगर ने दी है। और बताया कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला या जीव कला या इकाई कला जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ध्यान देने की बात है, यह कोशिका कला जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। स्वभाव में चयनात्मक पारगम्य, स्वभाव में कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। पीडीएफ में आप देखेंगे सब मिलेगा, इसकी व्याख्या भी की गई है। चयनात्मक पारगम्य का अर्थ होता है कि आवश्यक पदार्थों का चयन करके, चयन से चयनात्मक चुनाव करके कोशिका के भीतर जाने देना और अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोक देना। वैसे ही जैसे भोजन करते समय भोजन में मिट्टी के या पत्थर का कोई छोटा सा टुकड़ा या कंकड़ का टुकड़ा ग्रास के साथ कवर जो हम आप मुख में डालते हैं जब जाता है तो जीभ उसको तुरंत रोकती है कि हम तुम्हें भीतर नहीं जाने देंगे, गेट आउट, बाहर जाओ। वैसे ही बच्चों कोशिका कला भी आवश्यक पदार्थों के ही कोशिका के भीतर जाने देती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोकती है। कोशिका का दूसरा भाग यहाँ पर हमने दर्शाया है, जीव द्रव्य। अब आइए जीव द्रव्य के बारे में कुछ जानकारी की जाए। जबकि पीडीएफ में इसकी जानकारी दी गई है, घर पर पढ़ें इसे ध्यान से। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी जानकारी हक्सले डुजार्डिन पुरकिंजे तथा ह्यूगो मूल ने दी है। विशेष रूप से हक्सले ने बताया कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है बच्चों, जिसके दो भाग होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया है हमने और पीडीएफ में भी भेजा जा चुका है कि जीवद्रव्य के बीच वाला भाग जो केंद्रक में होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बाहरी भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस तरह से आप समझो, जैसे ये कोशिका है आपकी, ये बीच में केंद्रक है, इसी केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य। ये बाहर का शेष भाग बच्चों जो होता है इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये जीव द्रव्य के दो भाग हैं। और यही देखो, ये रिक्तिका होगी पादप कोशिका। अब यह कोशिका द्रव्य जो है अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, चित्र में दर्शाया गया है।
ध्यान देने की बात है, ये साइटोप्लाज्म केंद्रक ये जो है गोलाकार, इसके बाहर कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, तो इसके बाहरी किनारा जो है एक लेयर जैसा, और यह लेयर है कहाँ, कोशिका कला के नीचे है कोशिका द्रव्य। तो बच्चों इसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और ये देखो रिक्तिका है, इसके किनारे किनारे भी कोशिका द्रव्य की एक लेयर बनी होती है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब होता है बाह्य प्रद्रव्य, एंडोप्लाज्म का मतलब होता है अंतःप्रद्रव्य। बच्चों देखो ये बीज का शेष भाग बच गया, ये टोटल बीज का शेष भाग बच गया, इसी को कहते हैं मीसोप्लाज्म। मध्य प्रद्रव्य। और बच्चों इसी मध्य प्रद्रव्य में ही कोशिका के सभी सजीव अंग विद्यमान होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। ये रिक्तिका है, तीसरा भाग यहां दर्शाया गया है। इसमें रिक्तिका रस होता है जो आवश्यकता अनुसार कोशिका के भीतर बाहर होता रहता है। रिक्तिका में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भरा होता है। जैसा कि पूर्व में भी हम आपको बता चुके हैं, कार्बनिक पदार्थ का अर्थ होता है वह पदार्थ जो आग में जलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल, मक्का, प्रोटीन, मांस, मछली, काजू, बादाम, अखरोट, वसा, तेल, घी, विटामिन, सभी प्रकार की सब्जियां। इसके अलावा प्लास्टिक है, हमारा आपका शरीर भी आग पे रखिए अंगुली तो जलने लगता है, इसका मतलब इसे कार्बनिक पदार्थ है। इस तरह से बच्चों आप समझो कि रिक्तिका रस में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। अब आइए कोशिका के अन्य भागों की जानकारी की जाए। अभी तक हमने आपको कोशिका भित्ति, कोशिका कला, रिक्तिका और जीवद्रव्य की जानकारी दी। जीवद्रव्य में पीडीएफ में भेजा जा चुका है कि लगभग 70 से 80% जल या वाटर की मात्रा होती है, शेष कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। और जीवद्रव्य की बच्चों दो दशाएं होती हैं। पहली दशा को कहते हैं साल और दूसरी को कहते हैं जल। साल जो है तरल दशा है, जल जो है ये सघन दशा है, ये गाढ़ी दशा है। समझिए जैसे दूध साल जैसा है तो दूध से ही दही बनती है, दही से मट्ठा जो बनता है वह जल दशा है। और जीवद्रव्य जो होता है एक कोलाइडल कलनीय घोल होता है जो इन्हीं दो दशाओं में सदैव परिवर्तित होता है, साल और जल, साल से जल, जल से साल। अब शेष अन्य भागों के बारे में हम आपसे कह रहे थे, तो देखिए हम वीडियो देखते समय साथ में कलम और रफ कॉपी भी रखें, जिससे देखते जाएं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखते भी जाएं। देखिए जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, तो बच्चों इसकी जानकारी रॉबर्ट हुक ने दी, जिसने कोशिका के बारे में भी जानकारी दी। कोशिका कला की जानकारी अभी हम
पहले आप लिख चुके हैं कोशिका कला की जानकारी निकलसन तथा सिंगर ने भी इसके कार्यों को स्पष्ट किया। इसी प्रकार से जीव द्रव्य के बारे में भी आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि हक्सले आदि वैज्ञानिकों ने इसका स्पष्टीकरण किया है। अब आइए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अन्य भागों के बारे में जानकारी करते हैं, कौन कौन से, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका की जानकारी पोर्टर तथा क्लाडे ने भी। ऐसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाए जाने वाले कण, जैसा कि चित्र में आप बनाए हैं, राइबोसोम की जानकारी पायलोडे ने दी है। ऐसे ही पादप कोशिका में हरित लवक की जानकारी हेकल तथा सिम्पर ने दी है। इसी तरह सेंट्रोसोम की जानकारी टी बावेरी ने दी है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं मिलता। इसी प्रकार से गाल्जी काय है, अंगुली जैसी रचना है, दोनों कोशिकाओं में मिलती है। गाल्जी काय की जानकारी केमिलो गाल्जी ने दी है। ऐसे ही जंतु कोशिका में पाए जाने वाले लाइसोसोम की जानकारी डी डुबे ने दी है। इसी तरह केंद्रक की जानकारी जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने दी है। ऐसे ही केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले गुणसूत्र धागे जैसी रचनाओं की जानकारी वाल्डेयर तथा स्ट्रासबर्गर ने दी है। इसी तरह केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए तथा आरएनए की जानकारी फ्रेडरिक मिस्चर ने दी है। जबकि डीएनए तथा आरएनए अणु मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया है। और इसी तरह डीएनए अणुखंडों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण जीन जो होते हैं, जीन की जानकारी जोहानसन ने दी है। यह जीन ही वह इकाई है जो माता पिता के लक्षण या पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाती है।
तो हम चाहेंगे कि जैसे हमने आपको बोर्ड पर अंकित किया, आप भी वीडियो देखते समय अपनी कॉपी पर अंकित करें एक तरफ से, तब आपको पूरी जानकारी होगी। हाँ, तो बच्चों ये समझो कि कोरोना काल के द्वितीय वर्ष में विद्यालय के क्लास में शिक्षण कार्य न होने के कारण हम लोग आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक मन लगा करके आप पढ़ें और अपने ब्रेन रूपी कंप्यूटर में इसे फीड कर लें। जैसे कंप्यूटर के बटन दबाते हैं, जो चाहते वही निकल के आ जाता है, वैसे ही अपने ब्रेन के कंप्यूटर में आप इसे फीड करें। जब चाहें तब इसे आप सोच करके बाहर कर सकते हैं। और हमेशा अपने को स्वस्थ रखें, जिससे एक नई ऊर्जा आपके शरीर में सदैव बहती रहे और नया कार्य करने के लिए आप सदैव तत्पर रहें। बच्चों, तत्पर रहने के लिए एकाग्रचित्त रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखो, जब गुरु द्रोणाचार्य के पास 5 पांडव और 100 कौरव शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तो गुरु ने यही कहा कि बच्चों एकाग्रचित्त हो, पहला पाठ सुनो। तो उन्होंने पहला पाठ बताया, सदैव सत्य बोलो। और इतना ही पढ़ा करके सबसे कह दिया जाओगा, कल सुनेंगे। दूसरे दिन सभी 105 शिष्य पुनः पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या शिष्य पाठ याद हो गया? सबने कहा हाँ गुरुदेव। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव हमें नहीं याद। उन्होंने कहा तुमको नहीं याद, चलो सब लोग दूसरा पाठ पढ़ो। दूसरा पाठ है अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। इतना ही पढ़ा करके पुनः भेज दिए। तीसरे दिन सभी फिर एकत्र हुए और सबसे पुनः उन्होंने पूछा, क्यों पाठ याद हुआ? सबने कहा हाँ। युधिष्ठिर से पूछे, तुम कहे बोलो जब भी नहीं याद? कहे तुम्हें बिल्कुल बेकार छात्र हो जो नहीं याद हो रहा है। अच्छा चलो, आज का अगला पाठ है, हर कण में हर जीव में ईश्वर के रूप को देखो। किसको देखो? ईश्वर के स्वरूप। वह ईश्वर का स्वरूप क्या है? कृष्ण का रूप हो सकता है, विष्णु का रूप हो सकता है, राम का रूप हो सकता है। कितना ही पढ़ाकर पुनः भेज दिए। चौथे दिन अगले पाठ की तैयारी के लिए सभी लोग पहुंचे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि क्यों सबको पाठ याद हो गया? सबने कहा हाँ गुरुदेव। युधिष्ठिर से पूछे तुमको? तो उन्होंने कहा हाँ हमको भी याद हो गया सब पाठ। लेकिन बच्चों, ये तीनों पाठ बहुत कठिन है। पहला पाठ का सदैव सत्य बोलो, सदैव सत्य बोलो। दूसरा पाठ है जीवों पर दया करो। तीसरा पाठ है हर कण में हर जीव में ईश्वर का स्वरूप दे। इसको अपने मन में बैठा करके आप चिंतन करें, अध्ययन करें, तो निश्चित है आप अपने जीवन में सफल होंगे। दैट्स